दिसंबर 1939 की एक सुबह, तापमान करीब -40 डिग्री, बर्फ की चादर चारों तरफ फैली हुई है। सोवियत संघ के आखिरी छोर कोला नदी के किनारे एक छोटा सा जंगल, करीब 20 सोवियत सैनिकों का एक दस्ता आगे बढ़ रहा था। वे भूरे रंग के कोट पहने हुए थे, बर्फ में उनके पैर धंस रहे थे, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि यह उनकी जिंदगी के आखिरी पल है। तभी पहली गोली चली, एक सैनिक गिरा, बाकी के लोग चौंके, इधर उधर देखने लगे, कोई नहीं दिखा, सफेद बर्फ के अलावा कुछ नहीं। तभी दूसरी गोली चली, तीसरी गोली, चौथी गोली। 10 मिनट में 20 लाशें बर्फ पर बिखरी हुई थी और हमलावर वो अभी तक नहीं दिखा था। वो एक भूत था जो बर्फ की तरह सफेद था और मौत की तरह खतरनाक। रूसी सैनिकों ने उसे एक नाम दिया था, द व्हाइट डेथ, यानी सफेद मौत। इतिहास का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसने महज 100 दिनों में 500 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया था, बिना किसी हाईटेक हथियार के, सिर्फ अपनी हिम्मत, अपने हुनर और मातृभूमि के प्रति जज्बात के साथ। एक ऐसा स्नाइपर जिसने अकेले अपने दम पर पूरे सोवियत सेना को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था। कहानी दुनिया के सबसे खतरनाक स्नाइपर सीमो हेहा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड का खास शो नायक और मेरा नाम है प्रभात। आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक आग्रह है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। YouTube पे जाइए और टाइप कीजिए द न्यूज वर्ल्ड, हमारा चैनल दिखेगा, उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। 17 दिसंबर 1905 फिनलैंड के राउथ जेरवी गांव में एक लूथरन किसान परिवार की 8वीं संतान के रूप में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सीमो हेहा। पिता जुहो हेहा मैटिला फॉर्म के मालिक थे। मां कैटरीना एक मेहनती महिला थी, जो आमतौर पे महिलाएं होती है। परिवार साधारण था, गरीब तो नहीं लेकिन अमीर भी नहीं था, बस एक सामान्य सा किसान परिवार था। लेकिन सीमो साधारण नहीं था, वो बचपन में ही शिकार में माहिर हो गया था। लोमड़ी, खरगोश, हिरन, जो भी उसके निशाने पे आता वो चूकता नहीं था। कद था सिर्फ 5 फुट 3 इंच, यानी महज 160 सेंटीमीटर। फिनलैंड के हिसाब से यह बहुत छोटा कद, लेकिन उनके भीतर जो आग थी वो किसी दानव से कम नहीं थी। 1925 में महज 20 साल की उम्र में सीमो ने फिनलैंड की अनिवार्य सैन्य सेवा पूरी की। 15 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद वो फिर अपने वापस गांव आ गए, खेती करने लगे। फिर सीमो फिनिश सिविल गार्ड में भी शामिल हुए। यह एक स्वयंसेवी मिलिशिया संगठन थी। यहाँ उन्हें अपनी निशानेबाजी को और निखारा, कई स्थानीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। उनकी बंदूक एक साधारण सी मोशिन नांगेट M28 राइफल थी, यही राइफल जो बाद में इतिहास बनने वाली थी। अब आगे चलते हैं। 30 नवंबर 1939 जोसेफ स्टालिन ने फिनलैंड पे हमला कर दिया, बिना किसी चेतावनी दिए, बिना किसी युद्ध घोषणा के। यह सीधा हमला था। स्टालिन का मानना था कि यह एक आसान जीत होगी। फिनलैंड की आबादी थी सिर्फ 40 लाख, सोवियत यूनियन की 15 करोड़। फिनलैंड की सेना थी 3 लाख और सोवियत सेना करीब 7,50,000। अब बात टैंक की करें तो फिनलैंड के पास मुश्किल से 30 टैंक थे, तो वहीं रूस के पास 6,000 से अधिक टैंकों का बेड़ा था। तो अब बात सैन्य विमान की भी कर लेते हैं। फिनलैंड के पास करीब 100 थे, तो रूस के पास 3,000 से अधिक। यानी कागज पर देखें तो फिनलैंड का कोई खास चांस नहीं था। यह एक तरफा लड़ाई होने वाली थी। लेकिन स्टालिन एक चीज भूल गया था, फिन्स हार मानना नहीं जानते थे। फिन्स के पास था शिशु, फिनिश भाषा का एक ऐसा शब्द जिसका कोई सटीक अनुवाद तो नहीं है, लेकिन इसका एक मतलब है अदम्य साहस, हिम्मत, जिद, कभी न हार मानने वाली भावना।
34 साल के शिमो हेहा को भी बुलावा आया कोल्ला नदी के फ्रंट पर 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की 6ठी कंपनी में। सीमो के पास कोई फैंसी हथियार नहीं था, कोई हाईटेक गैजेट नहीं था, उनके पास था बस उनका पुराना M28 राइफल, वही जो पिछले कई सालों से शिकार में वे इस्तेमाल करते आ रहे थे। और सबसे अजीब बात, उन्होंने कभी भी टेलीस्कोप की मांग नहीं की। टेलीस्कोप वो जो राइफल के ऊपर, स्नाइपर राइफल के ऊपर लगाते हैं, एक स्कोप होता है। जी हाँ, दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसने कभी टेलीस्कोपिक साइट का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बदले उन्होंने इस्तेमाल किया आयरन साइट्स का, यानी बंदूक के ऊपर लगी एक छोटी सी निशानी। क्यों? इसके कारण 3 थे। पहला, स्कोप की चमक। -40 डिग्री के तापमान में सफेद बर्फ के बीच अगर सूरज की रोशनी स्कोप पे पड़े तो कांच की तरह वो चमकती है और दुश्मन को पता चल जाता है कि स्नाइपर कहाँ है। सीमो को यह खतरा मंजूर नहीं था। दूसरा, ठंड। इतनी भयंकर ठंड में स्कोप के कांच पर धुंध जम जाती है, कुछ नहीं दिखता, स्कोप बेकार हो जाता है। आयरन साइट्स ठंड में भी बराबर काम करती हैं। तीसरा कारण, सिर की ऊंचाई। स्कोप से देखने के लिए आपको अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है। इससे दुश्मन के स्नाइपर को आपके मारने का मौका मिल जाता है। शिमो ने अपना सिर हमेशा बिल्कुल नीचे रखा था, बिल्कुल बर्फ के स्तर पर। यह सिर्फ तर्क नहीं था, यह उनका अनुभव था। वे बचपन से ही बिना स्कोप के शिकार करते आ रहे थे। उनकी आंखें आयरन साइट्स की आदी थी और इसी आदत ने उन्हें अमर बना दिया था। सीमो हेहा सिर्फ एक अच्छे निशानेबाज ही नहीं थे, वे एक कलाकार थे, मौत के जीते जागते कलाकार। उनकी तैयारी परफेक्ट होती थी। इसके लिए वे कुछ खास तैयारियां करते थे, जैसे सफेद कपड़े। वे पूरी तरह से सफेद कपड़े पहनते थे। स्नो बूट, बर्फ में उन्हें यह देखना असंभव था, जबकि रूसी सैनिक भूरे रंग के कोट पहनकर आते थे। बर्फ में वे साफ साफ नजर आ जाते थे, यानी एकदम परफेक्ट टारगेट। बर्फ का गड्ढा। सीमो घंटों पहले, कभी कभी तो रात भर जग कर अपनी पोजीशन तैयार करते थे। बर्फ में एक पतला सा गड्ढा खोदते थे, इतना पतला कि सिर्फ उनका शरीर फिट हो जाए। फिर उसमें लेटकर घंटों इंतजार करते थे, बिल्कुल स्थिर, जैसे कि पत्थर हो। मुंह में बर्फ। सीमो अपने मुंह में बर्फ भर लिया करते थे। क्यों? ताकि उनकी सांस से भाप न निकल सके। -40 डिग्री में जब आप सांस लेते हैं तो भाप निकलती है। वो भाप दुश्मन को आपकी पोजीशन बता सकती है। सीमो ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया था। बर्फ की दीवार। अपनी राइफल के सामने बर्फ को थपथपाकर सख्त कर देते थे ताकि वो गोली चले तो बर्फ नहीं उड़े। अगर बर्फ उड़ी तो दुश्मन को पता चल जाएगा कि गोली कहां से आई। पानी डालना। कभी कभी वो अपने सामने की बर्फ पर पानी डाल देते थे। वो पानी जम जाता और एक चिकनी बर्फ की परत बन जाती। इससे भी मजबूरन ब्लास्ट कम होता था। इन सब के अलावा एक चीज जो उनको और घातक बनाती थी वो थी हिम्मत, धैर्य। युद्ध की सबसे बड़ी चीज। सीमो घंटों एक ही जगह पर बैठे रहते थे, इंतजार करते थे, बिना हिले बिना डुले, बस इंतजार। जब तक कि परफेक्ट शॉट न मिल जाए वे गोली नहीं चलाते थे। और फिर जब गोली चलती तो एक शॉट एक मौत, यानी एक गोली एक मौत। सीमो ने अपनी राइफल को 150 मीटर पर जीरो किया था, यानी 150 मीटर की दूरी पर उनका निशाना बिल्कुल सटीक था और उन्हें दूरी का अंदाजा इतना सटीक था कि वे 1 मीटर की भी गलती नहीं करते थे। फिर आया वो दिन जिसका वो इंतजार कर रहे थे। एक हफ्ते में 50 दुश्मन ढेर, दूसरे हफ्ते में 100, तीसरे हफ्ते में 150। रूसी सैनिकों में दहशत फैलने लगी। कोल्ला फ्रंट पर जाने से रूस सैनिक डरने लगे। वहां एक भूत है जो किसी को नहीं दिखता है। उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि गोली कहां से चल रही है। बस इतना पता था कि अगर कोल्ला गए तो वापस नहीं आएंगे। रूसी सैनिकों ने उसे एक नाम दिया था, बेलाया स्मृति, यानी सफेद मौत। बेलाया स्मृति एक रशियन नाम है जिसका मतलब होता है कि सफेद मौत। कहा जाता है कि रूसी कमांडरों ने खास काउंटर स्नाइपर टीमें भेजी उसे मारने के लिए, लेकिन वे टीमें खुद ही सीमो के निशाने पे आ गई। तोफखाने से गोलीबारी की गई उस इलाके पर घंटों तक।
बर्फ उड़ी, पेड़ टूटे, जमीन फट गई। लेकिन जब धुआं साफ हुआ तो सीमो फिर से अपनी जगह पर ही थे, जिंदा, तैयार और पहले से ज्यादा घातक। इन सब के बीच फिनिश प्रोपेगेंडा ने उन्हें हीरो बना दिया था। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपने लगी थी, कहानियां सुनाई जाने लगी थी। वे कहानी बन गए थे, जीते जागते भूत। और वे सिर्फ राइफल से ही नहीं मार रहे थे, बल्कि उनके पास एक और हथियार थी, Suomi KP-31 सबमशीन गन। जब दुश्मन बहुत करीब आ जाता था तो वे राइफल छोड़कर सबमशीन गन उठाते और फिर तबाही मचा देते थे। फिर आया 6 मार्च 1940 का वो दिन। युद्ध शुरू हुए 98 दिन हो चुके थे। युद्ध अपने अंतिम सांस ले रहा था। सीमो ने अब तक करीब 500 से अधिक दुश्मनों को मार गिराया था। वो दिन भी शुरू हुआ वैसे ही जैसे कि अमूमन होता था। सुबह से पहले ही पोजीशन ले लेना, इंतजार करना, निशाना लगाना। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक रूसी सैनिक ने उन्हें देख लिया था, शायद अंदाजा लगा लिया था। उसने एक एक्सप्लोसिव बुलेट दागी। वो बुलेट सीमो के बाएं जबड़े में लगी। विस्फोट हुआ, सीमो का आधा चेहरा उड़ गया। वे गिरे। साथी सैनिकों ने सोचा कि वे मर गए, उन्हें लाशों के ढेर में डाल दिया गया। लेकिन फिर किसी ने देखा उनकी एक टांग हिल रही है। वे जिंदा थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सीमो कोमा में चले गए थे। डॉक्टरों ने कहा बचने के चांस बहुत कम है। लेकिन सीमो ने यहां भी हार नहीं मानी। 11 दिन कोमा में रहे और फिर 13 मार्च 1940 को आंखें खोली। उस दिन युद्ध खत्म हो गया था। फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच शांति समझौता हो गया था। सीमो हया युद्ध से बच गए थे, लेकिन उनका चेहरा वो पहले जैसा नहीं रहा। 26 सर्जरी हुई, धीरे धीरे ठीक हुए, लेकिन निशान हमेशा के लिए रह गए। 28 अगस्त 1940 फील्ड मार्शल कार्ल गुस्ताव ने सीमो हया को कॉर्पोरल से सीधे सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया। यह उस समय दिया गया फिनलैंड के इतिहास में सबसे बड़ा प्रमोशन था। किसी को भी इतनी बड़ी छलांग कभी नहीं मिली थी। उन्हें क्रॉस ऑफ कोल्ला मेडल भी मिला। यह चांदी का बना हुआ था। इससे पहले यह मेडल सिर्फ 7 लोगों को मिला था। सीमो भी उनमें से एक थे। युद्ध के बाद सीमो वापस लौट आए अपने गांव, लेकिन उनका गांव अब फिनलैंड में नहीं था। शांति समझौते में वो इलाका जहां सीमो रहते थे सोवियत यूनियन को दे दिया गया था। तो सीमो ने नई जगह पर शुरुआत की, रुकोलाहाती के एक छोटे से गांव में। वे फिर से किसान बन गए, शिकार करना शुरू कर दिया, कुत्ते पाले, शांत जीवन जिया। वे कभी सेख ही नहीं बगाड़ते थे, कभी कभी अपनी वीरता की बातें भी नहीं करते थे। जब कोई पत्रकार उनसे पूछता आप इतने महान स्नाइपर कैसे बने, तो इनका एक ही जवाब होता था, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। बस इतना, कोई लंबी कहानी नहीं, कोई भाषण नहीं। जब पूछा गया कि क्या आपको अफसोस है कि आपने इतने लोगों को मारा, तो उन्होंने कहा मैंने बस वही किया जो मुझे करने को कहा गया। मैंने अपने देश की रक्षा की, मुझे कोई अफसोस नहीं है। एक अप्रैल 2002 96 साल की उम्र में सीमो हया का निधन हो गया, हमीना के युद्ध के दिग्गजों की नर्सिंग होम में। लेकिन उनकी कहानी वो कभी नहीं मरेगी। आज भी फिनलैंड में सीमो हया एक राष्ट्रीय नायक हैं। राउतजेर्वी में एक म्यूजियम है उनके नाम पर, कोल्ला सीमो का म्यूजियम। वहां उनकी राइफल, उनके कपड़े, उनकी तस्वीरें रखी हुई हैं। 2004 में फिनलैंड ने ग्रेट फिन्स के नाम से एक पोल किया, इतिहास के 100 महान फिन्स कौन थे। सीमो उस लिस्ट में 74वें नंबर पे आए थे। स्वीडिश हेवी मेटल बैंड सब बेटन ने एक गाना गाया, द वाइट डेथ, सीमो हया को समर्पित। जापानी मांगा में उनकी कहानियां छपी, यूट्यूब पर उनके डॉक्यूमेंट्री बने। आज भी युवा पीढ़ी उनके बारे में सीखती है। सैन्य इतिहासकार आज उनकी रणनीति का अध्ययन करते हैं। स्नाइपर ट्रेनिंग में उनकी तारीफें की जाती है, क्योंकि सीमो हया ने साबित कर दिया कि सबसे महंगे हथियार, सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा जरूरी होता है हुनर, साहस और अपने देश के लिए मर मिटने की जज्बा। और अंत में सीमो हया की कहानी सिर्फ एक स्नाइपर की कहानी नहीं है, यह एक साधारण किसान की कहानी है जिसने असाधारण परिस्थितियों में भी अपना फर्ज निभाया।
एक 5 फुट 3 इंच के किसान ने एक महाशक्ति की सेना को रोक दिया -40 डिग्री के तापमान में, बिना किसी स्कोप के, सिर्फ अपनी हुनर, अपनी हिम्मत के बल पर। 500 से अधिक मौत 100 दिनों में, यह रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और सबसे बड़ी बात, वे कभी घमंडी नहीं हुए, कभी सेखी नहीं बघारी। युद्ध के बाद शांति से अपना जीवन जिया, करीब 96 साल तक। आज भी बर्फीली जंगलों की बात होती है, जब भी स्नाइपर की बात होती है, स्नाइपिंग की बात होती है, जब भी साहस और देशभक्ति की बात होती है, तो एक नाम जरूर आता है, शिमो हेहा द वाइट डेथ, यानी सफेद मौत। इस कहानी को लिखा और प्रोड्यूस मैंने खुद किया है, एडिट किया है तरुण ने और कैमरा किया है आकाश ने। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ भी इस कहानी को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और हमारा हौसला बढ़ाएं। देखते रहिए न्यूज़ वेल्ट। तब तक के लिए नमस्कार।